Welcome to Perfection IAS. Today in this series of 50-day planner for BPSC 67th means आज हम एक इकोनॉमी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई रूपी, कंपेयर ई रूपी विद द गवर्नमेंट बैंक क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ कैन ई रूपी इंप्रूव गवर्नेंस एंड इंश्योर बेटर सर्विस डिलीवरी। इस क्वेश्चन के तीन सब पार्ट है। जैसे सब पार्ट नंबर 1 जहां हमें ई रूपी के बारे में बताना है, part number 2 where we have to compare e-rupee with the government bank cryptocurrency, and third we have to talk about the efficacy of e-rupee in governance and service delivery. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Like in my rest of the lectures, first of all we will talk about how to give an introduction. ठीक है, तो मैंने आपको थंब रूल बताया था कि अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन आ रहा है सो यू कैन स्टार्ट इट विथ अ फैक्ट। ठीक है, तो यहां पे यू कैन यूज टू फैक्ट। फर्स्ट दैट यू कैन से कि इन द यूनियन बजट 22-23 गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड टैक्सिंग द क्रिप्टो एसेट्स। जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का बजट आया है ना, उसमें वो क्रिप्टो एसेट को 30% तक टैक्स कर रही है, which has brought back the debate on the legacy, which have brought back the debate on the legality and the efficacy of cryptocurrency. So in this light, इस डिबेट के लाइट में ई रूपी जो है ये एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभरा है। ठीक है, दिस इज वन वे इन विच यू कैन स्टार्ट। एक तरीका ये है। यहीं पे बीच में यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट द क्रिप्टो मार्केट या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट इंडिया में कितना है और उसका क्या फ्यूचर रेलेवेंस। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है यू कैन डायरेक्टली हिट द बुल्स आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी वी हैव 3 सब पार्ट्स, और 3 सब पार्ट्स में पहला ही हमसे पूछ दिया गया है कि ई रूपी होता क्या है। सो यू कैन डायरेक्टली डिफाइन व्हाट ई रूपी इज। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं ना, यहाँ पे अलोंग विद द कंटेंट यू आल्सो नीड टू नो कि आंसर का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, सो माई फोकस इज ऑन बोथ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। तो ई रूपी क्या है देखो, अब यहाँ पे बेसिकली ई रूपी जो है ना वो एक ई वाउचर है। ई रूपी इज काइंड ऑफ एन ई वाउचर which will be delivered to the beneficiary either in the form of a QR code or in the form of a SMS string based voucher. ये ई वाउचर है। देखो ई वाउचर क्या होता है ना, मान के चलो जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग अपने फोन में रिचार्ज कराते थे वाउचर के थ्रू। तो एक हमको वाउचर मिलता था, हम उसको स्क्रैच करते थे और वहां जो कोड आता था वो हम अपने फोन नंबर में डालते थे, फोन में डालते थे। कुछ ऐसा ही है ये ई वाउचर है। तो ई वाउचर क्या है ना, ई रूपी का एक बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन है कि दिस इज पर्पस स्पेसिफिक। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखो, मान के चलो गवर्नमेंट को स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को शूज प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर वो डीबीटी करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे लीकेजेस हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यूआर कोड लोगों को दे दिया, और जब लोग इस क्यूआर कोड को जाके मर्चेंट के यहाँ पे स्कैन करेंगे तो वो जितना का ये वाउचर होगा उतने के प्रोपोर्शन में केवल शूज ही ले सकते हैं। आप समझ रहे हो क्या होता है ई रूपी? तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, ई रूपी इज एन ई वाउचर delivered to the beneficiary in the form of a QR code and SMS string based voucher through which funds will be directly transferred to the bank account of the beneficiary. ठीक है, सो इन शॉर्ट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ई रूपी। ठीक है, अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं ई रूपी के, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन से तो काम नहीं चलेगा, कुछ हमको फीचर्स भी देखने होंगे। अब आप देखो यहाँ सबसे पहला फीचर क्या है, हु हैज क्रिएटेड ई रूपी? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी डिजिटल टूल्स हैं उन सबको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। गेटिंग द पॉइंट? और इसी ने भी यूपीआई को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो पहला फीचर क्या है, ई रूपी जो है दिस इज बेसिकली क्रिएटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। व्हाई? टू इंड्यूस डिजिटल करेंसी इन द कंट्री। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है, दिस इज अ वाउचर
a digital voucher to be exact, where the permission will be authorized by a bank, where the payment will be authorized by a bank और गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा फीचर क्या है? एनी गवर्नमेंट एजेंसी, एनी गवर्नमेंट एजेंसी और कॉरपोरेशन कैन जनरेट ई रूपी। ठीक है, ये सारे हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने आपको इसका फंक्शनिंग समझा दिया है। बेनिफिशियरी क्या करेगा, वो क्यूआर कोड को लेके जाके दिखाएगा मर्चेंट को। मर्चेंट जो है उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उसके बाद में बेनिफिशियरी के नंबर पे एक एसएमएस जाएगा जो कि बेनिफिशियरी को मर्चेंट को बताना है और वहां पे हम गुड्स को ट्रेड कर सकते हैं। और आखिरी फीचर क्या है? दिस इज पर्पस स्पेसिफिक। पर्पस स्पेसिफिक, जिस पर्पस के लिए उस क्यूआर कोड या उस ई रूपी को जनरेट किया गया है, आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ई रूपी वर्सेस डिजिटल करेंसी। अब देखो डिजिटल करेंसी क्या होती है। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, इसके जो डिटेलिंग है ये बहुत ज्यादा डिटेल लेक्चर हो जाएगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं आपको स्निपेट्स बताता हूँ। ठीक है, जो कि लेजर के प्रिंसिपल पे काम करता है। ब्लॉकचेन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ब्लॉकचेन जो है वो अनोनिमस है और यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी नहीं है जो कि इसको रेगुलेट कर। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है ना कि इसकी जो अनोनिमिटी है और नॉन सेंट्रलाइज नेशन है, जिसके चलते ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो सकता है, टेररिज्म के लिए यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कंट्री में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, गवर्नमेंट जो है वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है। अब ये डिजिटल करेंसी क्रिप्टो से बहुत अलग नहीं होगा, ये भी ब्लॉकचेन बेस्ड ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो दो सबसे बड़े ड्रॉबैक हैं ब्लॉकचेन के, अनोनिमिटी और नॉन सेंट्रलाइज नेचर, उसको हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया गया। सो दे आर सेंट्रलाइज्ड एंड दे आर नॉन अनोनिमस। ठीक है, आरबीआई इज ऑल्सो मूविंग ऑन दिस आइडिया कि वो कब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करे। और चाइना ने तो लॉन्च कर भी दिया है डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक रेमनिनबी, रेमनिनबी। ठीक है, अब इस बैकड्रॉप में आप ये समझो कि ई रूपी में और डिजिटल करेंसी में क्या डिफरेंसेस है। तो मैं कॉलम बना रहा हूं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं ई रूपी और यहां पे मैं लिख रहा हूं डिजिटल करेंसी। सबसे पहला देखो क्या है, ये जो है दिस इज पर्पस स्पेसिफिक, ये क्लियर है यहाँ पे। लेकिन जो हमारा डिजिटल करेंसी है, दिस इज अ फियाट करेंसी, फियाट करेंसी विच कैन बी यूज फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब देखो आप फियाट करेंसी क्या होता है, बहुत ही निटिग्रिटीज, बहुत छोटी छोटी निटिग्रिटीज है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फियाट करेंसी, यहीं पे आप देखो, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली फियाट करेंसी स्टैंड्स फॉर लीगल करेंसी। अब लीगल का मतलब क्या है? लीगल का मतलब ये है कि अगर आप इस करेंसी को लेके जाके किसी के पास जा रहे हो फॉर सेटलिंग एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, देन द पर्सन कैन नॉट डिनाई। ये व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैं ये वाली करेंसी नहीं लूंगा, एंड इफ ही डिनाइज देन दैट विल बी एन ऑफेंस। ये होता है फियाट करेंसी का मतलब। लेकिन क्योंकि ई रूपी जो है वो पर्पस जो है वो हमारा पर्पस स्पेसिफिक है। मान के चलो गवर्नमेंट ने आपको शू के लिए, जो स्कूल वही चल रहे हैं ना, उनके शू के लिए उन्होंने आपको ई रूपी दिया है और आप जा रहे हो उससे क्लोथ्स लेने के लिए, देन द पर्सन कैन डिनाई। कपड़े वाला इसको डिनाई कर सकता है, इसीलिए दिस इज नॉट अ फियाट करेंसी। लेकिन डिजिटल करेंसी या फिर डिजिटली बैक क्रिप्टो करेंसी जो है, दैट इज अ फियाट, क्योंकि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। गेटिंग द पॉइंट। चलिए अगला डिस्टिंक्शन देखते हैं ई रूपी में। इन ई रूपी नो मनी इज क्रिएटेड, कुछ यहाँ पे मनी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अपना पर्पस स्पेसिफिक है, आप जाके वहां पे स्कैन करो, आप उसके बदले में उतना ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, मनी इज ऑलरेडी अवेलेबल विद द बेनिफिट प्रोवाइडर। ऑलरेडी हमने उसके पास में ऑलरेडी मनी है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ डिजिटल करेंसी देयर विल बी मनी क्रिएशन, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे मनी क्रिएशन हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। सबसे पहले द ई रूपी इज बेसिकली डिजिटल गिफ्ट कार्ड विच हैज रिप्लेस्ड फिजिकल वाउचर्स। ये हमेशा से था हमारे पास,
लेकिन हमने क्या किया है, फिजिकल वाउचर्स को रिप्लेस करके अब इसको हम डिजिटली लेके आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है? लेकिन मनी या फिर जो डिजिटल करेंसी, दिस इज अ वेरी नोबल एक्सरसाइज। ये एक एंटायरली नया एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है। एंड यू कैन यूज दीज फॉर वेलफेयर मेजर्स, लेकिन इसको हम वेलफेयर मेजर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 4 5 डिस्टिंक्शंस जो आप याद रखना, और भी कुछ हो सकता है आपके दिमाग में आए। अब हम ये थर्ड एस्पेक्ट को डील करेंगे, जो कि है हाउ कैन दिस बी यूज्ड इन गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी। दोनों को हम सिंगल एस्पेक्ट में देखेंगे। सबसे पहले सर्विस डिलीवरी के लिए यूज हो सकता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दे दिया था। देखो, इसको आप थोड़ा सा और यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जब भी गवर्नमेंट किसी भी सर्विस को प्रोवाइड कराता है पुअर पीपल को, तो गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं, आइदर टू प्रोवाइड दैट गुड डायरेक्टली और टू प्रोवाइड मनी इन द अकाउंट ऑफ द पीपल, ठीक है। मैं आप यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ फिर से शूज का, आप कुछ भी ले लो, फूड आइटम्स ले लो या फर्टिलाइजर्स ले लो, कुछ भी ले लो। तो जब हम गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा लीकेज की प्रॉब्लम है। लीकेज का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा करप्शन के चलते वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बीच में से ही कहीं गायब हो जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? जैसे अगर आप मान के चलो फूड ही कर रहे हो, तो फूड के साथ क्या इशू है, द फूड में गेट रॉटन, सड़ सकता है। जूते के साथ कर रहे हो सकता है यहाँ पे कुछ टैंपरिंग हो जाए या बारिश वारिश के चलते खराब हो जाए, ठीक है। तो दूसरा मेजर बताया डीबीटी। अब डीबीटी में हम क्या करते हैं, हम कैश प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने जूते के लिए मान के चलो 2,000 रुपए प्रोवाइड कराया कि आप इसे जूते ले लेना। हो सकता है लोग इसे जूते ना लेके बाइक ले लें, हो सकता है साइकिल खरीद ले। तो जो मेरा इंटेंडेड टारगेट था वो तो मीट नहीं हुआ ना। अब इसी का एक ऑल्टरनेटिव हमने निकाला है, ई रूट। समझ रहे हो आप कैसे सॉल्व करेगा? इसमें हम डायरेक्टली गुड्स तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और डीबीटी को हमने रिड्यूस कर दिया है थ्रू ई रूपी, यानी कि वाउचर। मैंने जिस चीज के लिए आपको पैसे दिए हैं, आप सिर्फ उससे वही गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते। अब दूसरा, वेरी इजी फॉर द बेनिफिशियरी ऑल्सो। कैसे? देखो, डीबीटी में यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट, तभी तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, बहुत सारे आज भी रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे बैंक का पेनिट्रेशन बहुत कम, बैंक पेनिट्रेशन इज वेरी लेस, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो बहुत बार रिप्लेस हो जाते हैं या इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट सीधे पैसा दे रही है, तो वो जाके उससे अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इंक्लूसिव, मीन्स एवरी वन इज इंक्लूडेड, नो वन इज लेफ्ट आउट, नो वन इज लेफ्ट आउट। उसके बाद में यहाँ पे जो भी सोशल बैरियर्स हैं, ये उसको भी हर्ट करता है, सोशल बैरियर्स को भी हर्ट करता है, ठीक है। तीसरा देखो आप, प्राइवेट सेक्टर, या फोर्थ पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर। कैसे, हाउ कैन द प्राइवेट सेक्टर यूज इट? देखो, प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो इस डिजिटल वाउचर्स को यूज कर सकती है फॉर द एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए यूज कर सकती है, या अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? और ये बहुत ही लीक प्रूफ है, इसीलिए यू विल हैव द डेटा टू एवरीथिंग एंड यू कैन डायरेक्टली टारगेट द इंटेंडेड बेनिफिशियरी, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे वी हैव एलिमिनेटेड द नीड ऑफ मिडिल मैन, एलिमिनेटेड द नीड ऑफ मिडिल मैन। कोई यहाँ पे मिडिल मैन नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली आपको वाउचर देगी, आप वो वाउचर जाके सीधे मर्चेंट के पास जाओगे और वहां से आप उसको रिडीम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये डिजिटल डिवाइड को भी ब्रिज करेगा, डिजिटल डिवाइड को भी ब्रिज करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन ये डिजिटल डिवाइड को ब्रिज भी कर सकता है और डिजिटल डिवाइड को एसिनुएट भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अब उसके बाद जब हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो क्या बोला था मैंने, कंक्लूजन शुड बी ऑल एनकम्पासिंग, इट शुड बी वे फॉरवर्ड। यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि स्टिल द कंट्री हैज अ लॉट ऑफ इलिटरेट्स, आज भी कंट्री में बहुत ज्यादा इलिटरेट्स हैं, ठीक है। सो जस्ट प्रोवाइडिंग विद द ई रूपी वोंट डू मच गुड, बट व्हाट वी डू नीड इज दैट, हमको सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कराना होगा।
ठीक है। उसके बाद वी नीड टू ओपन न्यू ब्रिक एंड मोर्टार बैंक ब्रांचेस, नए ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेस को खोलना होगा। एंड द पीपल दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराना। उसके बाद ही हम इस तरह के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को बेनिफिशियरी तक पहुंचा सकते हैं, और जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उसको इसका फायदा मिले। इन दिस वे वी कैन क्रिएट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ अ न्यू क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।